Hello everyone, welcome to Axis Defense Classes. Today we shall discuss our topic light about mirror part 1. So friends, watch this video completely because all questions are very important in it. फ्रेंड्स, यदि आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर और मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड इग्नोर कर दिए क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो समतल दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए जिससे किसी भी आपतन कोण के लिए आपतित किरण व दोनों दर्पणों से परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर रहे। आपतित किरण व दोनों दर्पणों से परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर रहे, तो समांतर रही ये आपतित किरण मान ली, ये परावर्तित किरण। ये कब समांतर होगी? जब ऐसी कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें दर्पण रखे जाएं दो और ये समांतर रहे, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। अब ये ज्वाइन कर देते हैं। अब एंगल ये पूछा है, जो दर्पण है ये दर्पणों के बीच का एंगल पूछा है। अब इसे देखते हैं। अब इसमें दिया ही गया है ये एक दूसरे के समांतर है, तो विचलन कोण ये हो जाएगा 180। अब फ्रेंड्स फॉर्मूला हम जानते हैं, विचलन कोण इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये 180 इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 90 डिग्री। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं फोर्थ। एक समतल दर्पण को जो प्रकाश किरण को थीटा कोण से परावर्तित करता है, आपतन तल के लंबवत दर्पण के तल में आपतन बिंदु से होकर जाने वाली अक्ष के प्रता घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण नहीं घूमेगी। परावर्तित किरण थीटा कोण से घूम जाएगी, परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी, आपतित किरण स्थिर रहेगी। फ्रेंड्स ये सारी बुकों में दिया होता है, ये परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। इसका आंसर राइट हो जाएगा सी। एंड ये आप फ्रेंड्स और आपतित किरण होती है वो स्थिर रहती है, वो नहीं घूमेगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी एंड डी दोनों हो जाएंगी, याद रखना। फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन पर देखते हैं। एक समतल दर्पण आपकी ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आ रहा है, इसमें ये पूछा है। फ्रेंड्स सब इसमें जब प्रतिबिंब देख रहे हैं समतल दर्पण में, तो आपका प्रतिबिंब पूछा है आपकी ओर किस चाल से आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की चाल होगी और ये 10 सेंटीमीटर है, ये वास्तविक चाल होगी। जो दर्पण वास्तव में आ रहा है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से और प्रतिबिंब में 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, तो 10 + 10 ये ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो फ्रेंड्स कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आ रहा है, तो इसमें क्या कर देते हैं? 2 भी कर देते हैं, 2 गुना वेग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 2 × 10 = 20 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें अगर ये पूछ दे कि प्रतिबिंब की कितनी चाल होगी, जो इमेज बन रहा है उसकी चाल पूछी, इमेज कितनी चाल से आ रहा है, तो इमेज की ओनली 10 सेंटीमीटर ही रहेगी क्योंकि उसमें इमेज की पूछी है। और इसमें क्या है? आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आ रहा है। अब प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच रखा गया है, इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो फ्रेंड्स प्रतिबिंब के लिए हम निकालते हैं सबसे पहले 360/थीटा है जो एंगल से डिवाइड कर देते हैं। यदि ये एंगल ये वैल्यू यदि 360/थीटा की वैल्यू सम आ रही है, मीन्स इवन आ रही है, तो इवन में से -1 कर देते हैं। तो जब इवन में से माइनस, यदि जैसे इसमें 360 में डिवाइड करते हैं 60 का, तो ये 6 आ गई, ये क्या आ गई? इवन। तो इवन के लिए इवन आ गई, तो इसमें 6 - 1 = 5, ये 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। फ्रेंड्स इसमें अगर यही क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ 60 की जगह 40 कर दिया जाए, तो इसमें क्या करेंगे? जब 60 की जगह 40 करेंगे तो 360/40, तो ये आ जाएगा 9। जब 360/थीटा की वैल्यू ये कितनी आ गई?
ऑड नंबर विषम आ गई, तो विषम के लिए क्या करते हैं, विषम के लिए वही रखते हैं 360/θ, यही आंसर हो जाता है इसमें। फ्रेंड्स इसमें यदि ये दे दिया जाए कि इन दर्पणों के बीच के समद्विभाजक पर रखी हो वस्तु, समद्विभाजक पर रखी हो, तो भले ही ऑड क्यों ना हो, इनकी वैल्यू 360/θ की वैल्यू भले ही ऑड हो, बट इसमें माइनस हो जाता है। जब इसमें एक शर्त दे दी जाती है कि 3 समद्विभाजक पर रखी हो, तो जब इसमें समद्विभाजक की बात हो रही हो तो इसमें एक माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाता, जैसे यहाँ 40 होता और समद्विभाजक कह देता तो कितना हो जाता, तो 9 - 1, तो यहाँ 8 हो जाता। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा। फ्रेंड्स देखते हैं 7th में क्या बोला है। एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंब का फोटो लेना है। एक कैमरा जो समतल दर्पण से 4.5 मीटर दूरी पर स्थित है, फोटो लेने के लिए किसी दूरी पर फोकस करना चाहिए। किस दूरी पर फोकस करना चाहिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं फिगर से। ये माना कि समतल दर्पण है और इसमें क्या पूछा है, 3 मीटर की दूरी पर रखी स्थित वस्तु, जैसे वस्तु 3 मीटर की इससे दूरी पर रखी है, ये 3 मीटर हो गई। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है तो वस्तु का फोटो लेना है। तो ये एक कैमरा जो समतल दर्पण से 4.5 की दूरी पर है, ये यहाँ मान लेते 4.5 इसमें दिया गया है इतनी मीटर पर। यहाँ पर जैसे इसमें कैमरा दिया गया है, ये कैमरा, यहाँ पर कोई कैमरा है, तो अब क्या आगे दिया है, मीटर पर स्थित है, तो फोटो लेने के लिए कितनी दूरी पर फोकस करना चाहिए। तो जब प्रतिबिंब बनेगा तो फ्रेंड्स इतनी ही दूरी पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये 3 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा आई स्थिति है वो उतनी ही दूरी पर बनेगा, ये 3 मीटर पर। तो फ्रेंड्स ये दोनों ऐड कर देते हैं, ये 4.5, तो यहाँ से इतनी दूरी पर हमें फोकस करना चाहिए। ये कितनी हो जाएगी, 7.5 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा डी ऑप्शन, 7.5 मीटर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8th में पूछा है, एक मोटा समतल दर्पण विद्युत बल्ब के तंतु के अनेक प्रतिबिंब बनाता है, इनमें से जो अधिकतम चमकीला होगा वह है। तो फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, ये द्वितीय प्रतिबिंब होगा, ये रट लेंगे, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से द्वितीय प्रतिबिंब। फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार कमरे की 2 संगत दीवारें व छत यदि शीशे नुमा हो तो व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। फ्रेंड्स 2 संगत दीवारें और एक छत है, तो उसके बीच एंगल कितना होगा, दीवारों और छत के बीच फ्रेंड्स हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से निकालते हैं प्रतिबिंबों की संख्या, तो 360/θ की वैल्यू हो जाएगी 90, ये हो गई 4। अब 4 में से -1 करते हैं क्योंकि ये इवन आई, इवन के लिए -1 होता है और ऑड के लिए उतना ही रहता है। अब ये आ गई वैल्यू 3 इसकी। तो अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ये जो प्रतिबिंब है, जब इससे प्रतिबिंब बनेगा और व्यक्ति होगा, वो छत के दर्पण के लिए, जो छत पर दर्पण लगा है, तो उसके लिए वस्तु का आकार करने लगेंगे। एवं जो छत दर्पण है वह इसीलिए जो छत दर्पण है वह 4 प्रतिबिंब और बनाएगा। तो टोटल प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी 4 + 3 = 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। ये फ्रेंड्स याद कर लेना, रट लेना, 7 डायरेक्ट। फ्रेंड्स अब देखते हैं 11। एक मीनार के पास से क्षैतिज सतह पर एक समतल दर्पण 60 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। मीनार की चोटी और दर्पण में उसका प्रतिबिंब एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, तो मीनार की हाइट होगी। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं मीनार का, ये मीनार हो गई। अब ये इसका हो गया इमेज। अब इसमें क्या बोला है, ये कितनी दूरी पर, 60 मीटर की, 60 मीटर की दूरी पर यहाँ रखे हैं और इससे एक दूसरे को 90 डिग्री पर कोण बनाते हैं, जो यहाँ से होगा और यहाँ से जो आपस में 90 डिग्री पर बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जब ये 90 डिग्री पर टोटल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा।
अब इसमें फ्रेंड्स ये ऊंचाई पूछी है हाइट, तो हाइट निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हाइट निकालने के लिए फार्मूला टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस 60 हो जाएगा। तो टेन थीटा, ये टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45। तो टेन 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू एच अपॉन 60। तो एच इज इक्वल टू 60 मीटर। ये फ्रेंड्स एच भी इसकी 60 मीटर हो गई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, एच इज इक्वल टू 60 मीटर। अब फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स 12 पर देखते हैं। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है तो इस किरण में विचलन होगा। तो फ्रेंड्स विचलन कोण होता है 180 माइनस 2 थीटा। तो अब इसे रखते हैं 180 माइनस 2 इंटू थीटा हो जाए 30 डिग्री हो गया, इसमें बोला है। तो 180 माइनस 60। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा? 120। देखते हैं समतल दर्पण पर एक किरण अभिलंबत आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 0 होगा। फ्रेंड्स अब 14 देखते हैं। जब एक प्रकाश किरण का आंतरिक सतह पर हवा से कांच में परावर्तन होता है तो परावर्तित तरंग की कला में परिवर्तन होगा। फ्रेंड्स हवा से कांच मीन्स ये विरल माध्यम से सघन में जा रही है। तो फ्रेंड्स जब कभी सघन माध्यम में परावर्तित होती है किरण तो हमेशा वह पाई कलांतर से मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पाई कलांतर। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन। परस्पर लंबवत 3 समतल दर्पणों को से एक किरण परावर्तित होती है तो आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच कोण होगा। तो फ्रेंड्स जब ये परस्पर लंबवत ये 3 समतल दर्पणों से परावर्तित होती है तो इसके बीच परावर्तन के पश्चात ये किरणें हैं वो तीनों परस्पर समांतर हो जाती हैं। मीन्स ये 180 डिग्री पर हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 180 डिग्री। फ्रेंड्स अब देखते हैं 17। जब एक समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है तो प्रतिबिंब का आकार होगा। तो फ्रेंड्स इसमें प्रतिबिंब का आकार पूछा है। जब हम देखते हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो आपतन कोण पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसके प्रतिबिंब में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रतिबिंब का आकार उसका उतना ही रहेगा, किसी भी एंगल से घुमा दें। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा, उतना ही रहेगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं 18 क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है फ्रेंड्स +1। फ्रेंड्स अब देखते हैं 20 क्वेश्चन। एक घड़ी में वास्तविक समय 3:25 है। जब इसे समतल दर्पण में देखा जाए तो समय दिखेगा। तो ये फ्रेंड्स रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं 11:60 से इसे घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 to 5। ये आ जाएगा फ्रेंड्स 5 3 8। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन, 8:35। अब फ्रेंड्स देखते हैं 21। किसी स्थिर समतल दर्पण के सामने 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण दूर जा रहा है तो प्रेक्षक के सापेक्ष इसका प्रारंभिक का वेग होगा। तो प्रेक्षक के सापेक्ष की बात की है तो इसका वेग क्या इसमें 6 मीटर प्रति सेकंड की ओर जा रही है। तो प्रेक्षक का सापेक्ष वस्तु के सापेक्ष इसका वेग कितना हो जाएगा? ये 6 तो वो जा रही है और उसके सापेक्ष पूछा है तो माइनस होगा, उसका माइनस वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 12। इसे याद रखेंगे, इसका वेग दोगुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 12 मीटर प्रति सेकंड। फ्रेंड्स अब आते हैं 22 पर। एक मनुष्य 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता है तो प्रतिबिंब की चाल है। अब ये फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि आप इसे 2 भी कर देंगे तो इसे 2 भी नहीं होगा, ये दुगनी चाल नहीं होगी, क्योंकि इसमें पूछा क्या है एक दर्पण की ओर दौड़ता है। एक मनुष्य है जो दर्पण की ओर दौड़ रहा है तो इसके प्रतिबिंब की चाल, ना कि जो दर्पण है आपके सापेक्ष कितनी वो स्पीड से आ रहा है। क्योंकि जब दर्पण है वो आपके सापेक्ष कितनी स्पीड से आ रहा है ये पूछता, तो उसमें जो दर्पण है
दर्पण इतनी स्पीड से आ रहा है उसकी चाल ऐड हो जाती, और जो दर्पण में प्रतिबिंब की चाल है उसकी भी स्पीड ऐड हो जाती, इसलिए उसका 30 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, तो प्रतिबिंब की चाल उतनी ही रहेगी 15 मीटर प्रति सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं 23। एक छोटी वस्तु किसी समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप वस्तु के पीछे दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तथा इसके प्रतिबिंब को देखते हैं तो आपकी आंख द्वारा फोकस की गई दूरी है। ये प्रीवियस क्वेश्चन ये आया था, ऐसा ही ये कराया था। तो इसे दर्पण एक बनाते हैं। अब क्या है, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह मान लेते हैं ये कोई वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ फ्रेंड्स प्रतिबिंब भी बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ये प्रतिबिंब आई कर देते हैं, ये वस्तु ओ। तो आप दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर कोई है। अब फ्रेंड्स ये टोटल दूरी पूछी है जो यहाँ पर फोकस करता है, ये प्रतिबिंब पर फोकस की गई दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी 30 एंड ये 10, तो ये कितनी हो जाएगी 30 + 10 = 40 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी 40 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं 24। एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। तो यहाँ मिरर बनाते हैं। अब क्या करते हैं, 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो 0.5 मीटर ये क्या है, यहाँ पर ये 0.5 ये है वस्तु, और ये इमेज बन रहा, ये वस्तु है। तो व्यक्ति के सापेक्ष यहाँ पर प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 + 0.5 ये 1 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1 मीटर। फ्रेंड्स 25 देखते हैं। एक व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी दर्पण की ओर दौड़ता है, तो व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल होगी। वेरी सिंपल, ये चाल हो जाती है 2v इसके सापेक्ष, व्यक्ति के सापेक्ष। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। एक h ऊंचाई के मीनार मनुष्य को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई के प्रतिबिंब के दर्पण का यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स ये प्रीवियस नेवी में पूछा गया था, तो फ्रेंड्स ये डायरेक्ट याद रखेंगे h/2, ये h/2 होनी चाहिए इसकी ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई आधी होनी चाहिए कम से कम, तब इसका संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाएंगे। फ्रेंड्स देखते हैं 30। दो समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इनके मध्य एक वस्तु रखी जाती है, तो बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो फ्रेंड्स वही फॉर्मूला लगाते हैं, n = 360/45। जब 45 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35, 2 9 8 जा 72। अब ये कितनी आ गई, 8 आ गई, जो कि इवन है। तो इवन के लिए क्या बताया था, -1 कर देंगे, तो 8 - 1 = 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, सी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 मीटर है, वह अपना प्रतिबिंब 2 मीटर की ऊंचाई तक प्रेषित करता है, तो प्रयुक्त दर्पण है। तो फ्रेंड्स ये होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है, तो छोटा किस में बनता है, उत्तल दर्पण में ज़्यादातर, तो इसमें छोटा बन रहा है। और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है जो वो प्राप्त करता है, तो इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट 32। एक प्रकाशपुंज को दो दर्पणों द्वारा परावर्तित किया जाता है, जैसा कि पनडुब्बी में लगी पेरिस्कोप में होता है। यदि एक दर्पण थीटा कोण से घूम जाता है तो परावर्तित किरण अपने मार्ग से कितने कोण से विचलित हो जाएगी। तो जब कोई थीटा कोण से घूम जाता है तो उसकी परावर्तित किरण फ्रेंड्स याद रखेंगे 2 थीटा कोण से घूम जाएगी।
अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। फ्रेंड्स अभी बताया था ये इनफाइनाइट होती है और इसकी जो क्षमता होती है तो 1/4 फोकस दूरी मीन्स वो इनफाइनाइट, तो ये कितनी हो गई 0। और समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो +1 होती है, ये याद रखेंगे।